तो देखिए, रूस यूक्रेन जंग में अब लेपर्ड टैंक की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाले लेपर्ड टैंक के कदम पोलैंड में पड़ चुके हैं और यहां से यूक्रेन को वो भेज दिए जाएंगे। अब ये टैंक किसने भेजे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने पुतिन और जेलेंस्की पर बहुत बड़ा दावा किया। वो दावा क्या है, आपको खुद उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके अलावा क्या पुतिन का टारगेट अब शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जिस तरह जनवरी में पुतिन ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, उससे तो यही लगता है कि उनका टारगेट शिफ्ट हो रहा है। पुतिन ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों के सुपर पावर वेपन्स को दुनिया को दिखा दिया और दावा किया कि पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। एडमिरल गोर्शकोव तो इस वक्त अटलांटिक के चक्कर भी लगा रहे हैं। तो पुतिन के एक्शन और इजराइल के पूर्व पीएम के बयान से कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल आपके सामने हम रखते हैं। पहला सवाल, क्या पुतिन ने जेलेंस्की को माफ कर दिया है, टारगेट शिफ्ट होने की जो बात हो रही है। दूसरा सवाल, जेलेंस्की को पुतिन से खौफ क्यों नहीं लगता। तीसरा सवाल, युद्ध के बीच जेलेंस्की को अभय दान किसने दे दिया। एक और सवाल, इजराइल पर क्यों भड़के हैं पुतिन के प्रोपेगेंडिस्ट। साथ ही लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, कैसी तस्वीरें दिखेंगी। क्या यूक्रेन युद्ध नेक्स्ट लेवल पर अब पहुंचने वाला है, जो विशेषज्ञ मान के चल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह खबर आपको बता दें, कनाडा से लेपर्ड टैंक पोलैंड पहुंच चुके हैं और कनाडा ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिए। पोलैंड से यूक्रेन वॉर जोन में जाएंगे ये लेपर्ड टैंक, बेहद खतरनाक। और ये लेपर्ड टैंक कई युद्ध क्षेत्रों में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। ये देखिए, लेपर्ड टैंक पहुंचे जब पोलैंड, तो किस तरह से बोइंग विमान में पहुंचे। तो बहुत जल्दी लेपर्ड बैटल टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे और हो सकता है यहां से वॉर नेक्स्ट लेवल पर चला जाए और रूस नए सिरे से यूक्रेन डिफेंस का सफाया करना शुरू कर दे। लेकिन अभी और भी टैंक है जो यूक्रेन पहुंचना बाकी है। चलिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन को किन किन टैंक्स का इंतजार है। अमेरिका 31 अब्राम टैंक। अब इस टैंक के बारे में बताते हैं। अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है और इस टैंक का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा सऊदी अरब करते हैं, इराक, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं भी करती हैं। 31 अब्राम टैंक के बारे में बात यहां पर की जा रही है, जो कि यूक्रेन को यहां पर मिलने वाला है। इस टैंक ने फारस की खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान में युद्ध, इराक युद्ध और 2011 मिस्र की क्रांति इराक गृह युद्ध, अरब के नेतृत्व में किए गए हमले में अपनी ताकत को दिखाया। इसके अलावा एक और टैंक की बात यहां पर की जा रही है, ब्रिटेन के 12 चैलेंजर 2 टैंक। ये 12 चैलेंजर 2 टैंक के बारे में बात आपको बताते हैं। चैलेंजर 2 ब्रिटिश सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। उसे 1998 में ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया था और इस टैंक को ब्रिटेन ने दुनिया भर के कई देशों में हुए मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया। चैलेंजर 2 टैंक 550 किलोमीटर की रेंज में 59 किलोमीटर प्रति घंटा की इस रफ्तार से दौड़ सकता है। चैलेंजर 2 एक 55 कैलिबर की 120 मिलीमीटर लंबी L30A1 टैंक गन से लैस है। ये बताया आपको ब्रिटेन के बारे में। अब जर्मनी का 12वां लेपर्ड 2 टैंक, 12 लेपर्ड 2 टैंक, जिसकी आप यहां पर ये तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से यहां पर नजर आता है। हथियारों के जानकारों की माने तो ये टैंक इतने ताकतवर हैं कि इसकी मदद से यूक्रेन रूसी टैंकों की कब्रगाह बना सकता है। नाटो का फ्रंट रनर ये टैंक हर मोर्चे पर सबसे आगे चलता है। ये इस टैंक की खासियत बताई गई है और इसीलिए कहा गया है कि ये बेहद विध्वंसक है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्नल एस डिनी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल डिनी, टैंक्स की बात की जा रही है, जब ये टैंक्स पहुंचेंगे पोलैंड के रास्ते, यूक्रेन इनका इस्तेमाल करेगा, तो युद्ध किस ओर जाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अभी 1 साल होने वाला है। फरवरी 24 को पूरा 1 साल हो जाएगा इस युद्ध को स्टार्ट होते हुए। और एक अगले लेवल पे आपका बिल्कुल एनालिसिस सही है कि अगले लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि 2 कारणों से मैं बोल रहा हूँ। एक, यूक्रेन की तरफ से भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि रशिया जो है एक ऑफेंसिव
डोनबास एरिया में करने की पूरी कोशिश करेगा अभी। और तकरीबन वो एक सिंबॉलिक जेस्चर के अगर टाइप देखा तो 24 फरवरी के आसपास ही एक अटैक होने की पूरी संभावना है। तो उस नजरिया से देखें तो काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए यूक्रेन के पास आज की तारीख में ज़्यादा कोई इस तरह के टैंक्स या एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स, वो बाकी सब चीज़ें कम है, वो इन द प्रोसेस है आने का। और इस तरह के जो टैंक्स आते हैं तो डेफिनेटली रशियन के जो ऑफेंसिव है उसको एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ हद तक काम आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से पलटी हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि ये जो मात्राएं हैं बहुत कम है। ये काफ़ी कम टैंक्स हैं जिसको कि एक पूरा गेम चेंजर बनाने के लिए, लेकिन डेफिनेटली इसको एक सॉलिड सिटी या अर्बन वॉरफेयर के लिए ये काफ़ी काम आ सकता है। हाँ ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दो, और इस बारे में दर्शकों के साथ बात करना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान आया है, जेलेंस्की को पुतिन मारेंगे नहीं। ये कौन कह रहे हैं? ये बेनेट कह रहे हैं। पुतिन ने मुझे वचन दिया है, ये नफ्ताली बेनेट की तरफ से कहा गया है कि पुतिन ने मुझे वचन दिया है, जेलेंस्की को मारने का प्लान नहीं है, जेलेंस्की को मारेंगे नहीं व्लादिमीर पुतिन। ये नफ्ताली बेनेट जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। שזלנסקי תחת איום, הוא היה בבונקר שלא ידעו את מקומו, אז באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם. לא פחדת שהם יראו את זה? לא, הרוסים? אין לי בעיה, כי הייתי, לא, ההנחה היא שהכל מואזן, תקשיב, ההנחה שלי, מתקשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך. אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. तो कर्नल डनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल डनी, आपने देखा कि यहां पर इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी बातचीत हुई है, मारने का कोई प्लान नहीं है, नहीं मारेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम चीज़ है। और अगर आप इस युद्ध को देखें शुरू से ही, ये एक बहुत विचित्र युद्ध है। जैसे उन्होंने बताया कि अभी लास्ट में जब जैसे उन्होंने बोला कि हम नहीं मारेंगे, तो उन्होंने बाहर आके या ऑफिस में सेल्फी और फोटोग्राफ्स, वीडियो कॉल और ये सब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये, मैं इसको जेन्युइन मानता हूँ। ये जो अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने इजरायली के बताया, रशिया को अगर मारना होता या व्लादिमीर पुतिन को अगर जेलेंस्की को मारना होता तो बहुत पहले ही कर दिया होता। मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही कर दिया होता, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उनको मारा नहीं है और जानबूझ के उनको कंटिन्यू करने दिए, क्योंकि और इतने इजी टारगेट हैं जेलेंस्की। कभी वो बाहर आते हैं, कभी वो मोबाइल पे बात करते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इसलिए इसको एक विचित्र युद्ध समझता हूँ कि युद्ध हो रहा है और जो टारगेट, जो टॉप लीडर है उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। बाहर के देशों से जो विदेशी नेता हैं वो आ रहे हैं, बायलैटरल मीटिंग्स चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अगर हम एक बहुत आम आदमी को समझने वाली अगर बात कहें तो एक मैच फिक्सिंग की तरह लगता है कि एक आप जानबूझ के इस युद्ध को लगातार एक्सटेंड करने की कोशिश किया जा रहा है हर तरफ से। मतलब लड़ भी रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कि भाई ये किस तरह की लड़ाई हो रही है, ये कोई समझ नहीं पा रहा। सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, और वो बड़ी खबर क्या है कि यूक्रेन के खार्किव से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूस की मिसाइल स्ट्राइक हुई है। रशियन स्ट्राइक से खार्किव में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। टाइम्स नाउ भारत पर आप वो तस्वीरें देख पाएंगे। यूक्रेन के खार्किव से रूस की मिसाइल स्ट्राइक हुई, रशियन स्ट्राइक से खार्किव में। ये देखिए, ये रूस का हमला। अब उसके बाद अंजाम देखिए, ये खार्किव के हालात हो गए हैं। मजबूत इमारतें जमींदोज हो गई, कुछ नहीं बचा, नेस्त नाबूद। खतरनाक मिसाइलों से यह युद्ध लड़ा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दे सकता है इजराइल।
आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा चल रही है। नेतन्याहू ने माना इस बात को कि आयरन डोम पर विचार करेंगे हम। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा हो रही है और हो सकता है कि ये यूक्रेन को दिया जाए। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही और सिर्फ इतना कहा कि आयरन डोम देने पर विचार करेंगे। इतने में ही रूस के प्रोपेगेंडिस्ट भड़क गए। व्लादिमीर स्लोव्योव ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल किसी गलत फहमी में ना रहे। Сломали через колено Израиль, просто, который де-факто выбросил мусор на ведро. Десятилетиями выстроенные отношения с Россией, уверены, что до России все равно не ответит. Да. И вот уже мы видим, как израильский рэп на Украине, как израильские беспилотные технологии на Украине. Да, затащенные через третьи страны. Ой-ой-ой-ой, уже Биби Нетаньяху заявляет о том, что да не только гуманитарную помощь готовы оказать, но назовите еще в Тель-Авиве улицу имени Бандеры и Шухевича. तो ये रशियन प्रोपेगेंडिस्ट थे जो काफी भड़के हुए नजर आ रहे थे इजराइल पर। कह रहे थे कि बरसों पुराने रिश्ते को कचड़े के ढेर में फेंक दिया। कर्नल डिनी, इजराइल आयरन डोम की बात यहां पर कर रहा है तो यहां पर देखिए रशिया पहले से बढ़ गया कि किसी गलत फहमी में मत रहें। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये थोड़ा माइंड गेम्स चल रहा है क्योंकि आज ही का या कल एक दो दिन की पहले की रिपोर्ट आई थी कि रशिया और ईरान मिलके रशिया में एक ड्रोन्स की फैक्ट्री खोलने वाले हैं जिसमें कि कम से कम ईरानियन 6,000 के आसपास ड्रोन्स का वो प्रिपेयर करेंगे। और हमें पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में कैसे संबंध कितने खराब हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ऑन ग्राउंड शायद इजराइल इस तरह से खुले में आके यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इजराइल और रशिया के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन ये युद्ध के टाइम पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर लीजिए या जो जिस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसकी वो जिक्र भी कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहे थे वो, तो मेरे ख्याल से उस डोमेन में देखना चाहिए। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से इजराइल पे भी यूएस का भी प्रेशर है कि आप अपनी तरीके से थोड़ा सा इस तरह का सपोर्ट इवन दो डायरेक्टली ना दें बट इनडायरेक्ट सपोर्ट देने से उनको भी थोड़ा प्रेशर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ होने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक इजराइल ऑन ग्राउंड यूक्रेन को खुलेआम सपोर्ट करने वाला है। आई डोंट थिंक दैट वो वैसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कर्नल डिनी ये माना जाए कि जो फोकस है पुतिन का, वो फोकस अब कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से फोकस उनका हमेशा यूक्रेन नहीं था। कई एनालिस्ट ने भी ये कहा उनका यूक्रेन था ही नहीं कभी।